हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान में अध्याय 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी भौतिक विज्ञान की दूसरी इकाई है। पहली इकाई में आपने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन एवं मानव नेत्र के विषय में पढ़ा। दूसरी इकाई है विद्युत। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि इस अध्याय का नाम ही है विद्युत, तो हमें इस अध्याय में विद्युत के विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा होती क्या है। तो देखिए, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमने धातु और अधातु के विषय में पढ़ा है कि धातु में विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातु में विद्युत की कुचालक होती है। तो किसी चालक का अर्थ यहाँ पे किसी भी धातु से है जिसमें विद्युत का चालन होता है, उसमें आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है आवेश। तो ये आवेश क्या होता है? तो आवेश जो है अणुओं का एक गुणधर्म होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश अर्थात यदि दो धन आवेश या दो ऋण आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन विपरीत आवेश अर्थात एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का SI मात्रा कूलाम होता है और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि धातुओं में विद्युत का चालन होता है। तो धातुओं में विद्युत का चालन किनके कारण होता है? तो उसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। आपको पता होगा कि परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमेशा गति करते रहते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण किसी भी चालक में विद्युत का चालन होता है। तो प्रश्न उठता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो वह ऋण आवेश भी कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। यहाँ पर ऋण चिन्ह इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। यदि हम इसमें संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो यहाँ पर केवल इसका संख्यात्मक मान रखेंगे, जैसे 1.6 × 10⁻19। जैसे प्रश्न है अगला कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने भी कूलाम दिए हुए हों उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, Q = Ne, जहाँ Q जो है कूलाम आवेशों की संख्या है। यहाँ पर हमें एक कूलाम आवेश दिया है तो हमने Q के स्थान पर 1 रखा। N का अर्थ होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का अर्थ है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो Q = 1, N का मान हमें ज्ञात करना है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है और E का मान हमने रखा 1.6 × 10⁻19। तो इसको हल करने पर N बराबर आएगा इसका तिर्यक गुणा से 1/1.6 × 10⁻19। तो हल करने पर आएगा N बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह इस सूत्र की सहायता से आपको कितने भी कूलाम आवेश दिए हों और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र की सहायता से उसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न भी था विद्युत धारा किसे कहते हैं, फिर अगेन रिपीट हो रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब हम इसे फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है कि कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। I बराबर हो जाएगा Q/T, अर्थात धारा बराबर आवेश बटे समय। अर्थात यदि t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो I बराबर Q/T
और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए ये आवेश है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, समय का SI मात्रक सेकंड होता है, लेकिन और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, और जिसे हम लोग कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए, मतलब 1 एम्पियर की धारा कितनी होती है, तो किसी चालक में यदि 1 सेकंड में मतलब 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। हमने पढ़ा था एम्पियर बराबर होगा कूलाम बटे सेकंड। तो यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा, और उसको सूत्र के रूप में इस तरह लिखेंगे 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। अगला प्रश्न है विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम होता है एमीटर, और आपके घरों में भी जो मीटर लगा होता है उसमें भी इसी यंत्र के द्वारा विद्युत धारा नापी जाती है, एमीटर, और उसमें A बना होता है। प्रश्न है, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब ये श्रेणी क्रम क्या है, तो इसको भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखिए जिस तरह से ये एक सामान्य सा परिपथ दिया हुआ है विद्युत का परिपथ, इसमें ये जो है जहाँ प्लस और एक माइनस, ये बैटरी होता है, मतलब विद्युत का सेल जो टॉर्च में सेल लगाते हैं बैटरी वाले सेल होते हैं, ये हैं। ठीक है, इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जो जहाँ बड़ी वाली लाइन होती है वहाँ प्लस चिन्ह, और जहाँ पे छोटी वाली लाइन होती है उसे माइनस चिन्ह। इसमें श्रेणी क्रम में मतलब इसी तार में एमीटर भी जुड़ा होता है, तो ये एमीटर है, और जिस तरह विद्युत सेल का प्लस चिन्ह होता है उसी तरफ एमीटर का भी विद्युत प्लस चिन्ह होता है, और इस तरफ माइनस। ये विद्युत बल्ब है, और ये जो है के मतलब कुंजी मतलब प्लग है, स्विच है ये। ठीक है, तो विद्युत का चालन देखिए हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। देखिए एरो इस तरह बना हुआ है, इसका अर्थ है कि विद्युत का चालन धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है और ऋण आवेश जो है धन आवेश की ओर आकर्षित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है धन आवेश की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, और विद्युत का चालन जो है उसके विपरीत दिशा में अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है विभवांतर। विभवांतर को समझने से पहले एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए है। मान लीजिए आपके पास ये 2 पानी की टंकियां हैं, दोनों टंकियों में पहले पानी बिल्कुल बराबर है, और बीच में उन दोनों टंकियों को एक पाइप से जोड़ दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। अगर दोनों पानी की टंकियों का लेवल बिल्कुल बराबर है तो बताइए A से B में पानी जाएगा या B से A में पानी जाएगा। सिंपल सी बात है कि यदि दोनों टंकियों का वाटर लेवल बराबर है तो ना तो A से B में पानी जाएगा ना तो B से A में पानी जाएगा। पानी को एक टंकी से दूसरी टंकी में जाने के लिए एक का लेवल ज़्यादा और एक का लेवल कम होना चाहिए, मतलब इनके लेवल में अंतर होना चाहिए। तो इसी दाब में अंतर के कारण पानी का प्रवाह होता है। अब मान लीजिए हमने B टंकी का पानी थोड़ा सा कम कर दिया, यहाँ तक कर दिया, तो इसका दाब अधिक हो गया, इसका दाब ज़्यादा हो गया, मतलब दाब में अंतर उत्पन्न हो गया। तो इस तरह पानी जो है अधिक दाब वाले से कम दाब वाले की ओर जाएगा। तो इस तरह दाब अंतर के कारण पानी का प्रवाह अधिक से निम्न की ओर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हमने एक दाब का अंतर उत्पन्न किया। तो इसी तरह जो विद्युत का चालन होता है वो भी विभव में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। जैसे ये हमारे पास मान लीजिए एक चालक तार है, कोई भी मान लीजिए कॉपर का तार है ये पर, और उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इसको कॉपर का तार फ्री होता है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा गति करते लेकिन उनकी गति की दिशा निश्चित नहीं होती। कोई इधर गति करता है, कोई उधर गति करता है, जिसका मन जहाँ करता है वहाँ गति करने लगता है। जब इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, माइनस चार्ज जो है प्लस चार्ज की ओर गति करने लगता है, तो ये एक दिशा में गति करने लगते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव होकर इस दिशा में आए तो इसकी जगह खाली हो गई,
तो मतलब कि इसको भरने के लिए फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा और इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है आपस में गति करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक विभव अंतर उत्पन्न होता है और इसी विभव अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो है आपस में गति करते हैं। तो ये था विभवांतर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आवेश से यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक लाना है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी कार्य किया जाता है वह इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। उसे सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर कार्य बटे आवेश। मतलब देखिए इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश या W/Q। V बराबर W/Q। और विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट और इसे भी हम कैपिटल V से ही प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न आता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए। जैसे हमने 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ी थी कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो इसमें भी देखिए V बराबर है W/Q। तो हम इस फॉर्मूले से ही लिख सकते हैं कि यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाए तो वह उस बिंदु के बीच विभवांतर कहलाता है। देखिए यदि किसी विद्युत धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट बराबर हो गया 1 जूल बटे 1 कूलाम। देखिए यहाँ जूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है W/Q। W मतलब कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम या 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है, अब देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। जैसे विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम एमीटर होता है तो विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ओम का नियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ओम का नियम क्या है। साइमन ओम एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध प्रदर्शित किया था और उसी नियम को ओम के नियम से जाना जाता है। देखिए यदि चालक का ताप स्थिर रहे, ओम के नियम का एक पहली शर्त है कि चालक का ताप स्थिर होना। चालक कुछ भी हो सकता है, तांबे का तार, नाइक्रोम का तार, किसी भी धातु का तार। यदि चालक का ताप स्थिर रहे तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको सिंपल सी भाषा में देखें। समानुपाती का अर्थ होता है कि जब 2 चीजें आपस में समानुपाती होती है तो इसका अर्थ होता है कि यदि एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का भी मान बढ़ेगा, एक का मान कम हो रहा है तो दूसरे का भी मान कम होगा। तो यही ओम का नियम कि यदि चालक का ताप स्थिर रहे, तापमान परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V समानुपाती होगा I के, अर्थात विभवांतर समानुपाती होगा I के। तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R, जहाँ पर R जो है एक निश्चित अंक होता है जिसको नियतांक कहते हैं। तो यदि I का पक्षांतर तिर्यक गुणा इस तरफ करते हैं तो V/I बराबर R।
तो ये ओम के नियम का फॉर्मूला है। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, V बराबर I इंटू आर या V अपॉन आई इक्वल्स टू आर। यहाँ पर आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का अर्थ होता है कि किसी तार में जब विद्युत का चालन होता है, उसमें विद्युत प्रवाहित होती है, तो तार के अंदर एक बल होता है जो उस प्रवाह का विरोध करता है, तो उसे ही प्रतिरोध कहते हैं और इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध का जो SI मात्रक ओम होता है और इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस तरह का निशान है, इसको ओमेगा कहा जाता है, तो हम उसको पढ़ते हैं ओम। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। अब देखिए ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है। तो ओम के नियम का ग्राफ बिल्कुल एक सरल रेखीय ग्राफ होता है। ये आप देख रहे हैं, हमने एक ग्राफ बनाया। यहाँ पे x अक्ष पर हमने धारा को लिया है और y अक्ष पर विभवांतर को। तो जैसे जैसे देखिए विभवांतर का मान बढ़ता है, उसी के साथ साथ धारा का मान भी बढ़ते जाता है। तो इसका ग्राफ बिल्कुल सरल रेखा में होगा। यदि विभवांतर का मान कम होगा और धारा, तो उसके साथ साथ धारा का मान भी कम होते जाएगा। मतलब वोल्ट का मान कम होगा तो एम्पियर का मान भी कम होगा, वोल्ट का मान बढ़ेगा तो एम्पियर भी बढ़ते जाएगा। तो ये था ओम का नियम। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखिए यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है R बराबर V अपॉन आई। यदि V का मान 1 वोल्ट रख दें और I का मान 1 एम्पियर रख दें तो R का मान भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में 1 का भाग देने पर उत्तर 1 ही आता है। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। फिर से देखिए, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब उस चालक का प्रतिरोध R बराबर 1 ओम या 1 ओम होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है R बराबर V अपॉन आई। V का मान 1 वोल्ट, I का मान 1 एम्पियर। तो दोनों को हल करने पर उत्तर 1 ही आएगा और R का मात्रक हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर बराबर ओम। तो प्रतिरोध का मान हो जाएगा 1 ओम। अगला टर्म है देखिए परिवर्ती प्रतिरोध। कभी कभी जो है हमें परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करना पड़ता है, कभी कम कभी ज़्यादा। जैसे पंखे का जो रेगुलेटर होता है उसको घुमाने पर वो स्लो होता है, पंखा स्लो होता है, पंखा तेज होता है। तो पंखा जब तेज होता है तो इसका अर्थ होता है कि हम उसका परिपथ का प्रतिरोध कम कर रहे हैं, और पंखे को जब स्लो करना होता है तो इसका अर्थ हम परिपथ का प्रतिरोध जो है बढ़ाते हैं। तो इस तरह का प्रतिरोध जिसमें बिना वोल्टता में कोई परिवर्तन किए विद्युत धारा को नियंत्रित करने के किया जाता है, उसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अब जैसे हम पंखा जब स्लो या फास्ट करते हैं तो वोल्टेज में तो हम कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, केवल उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को परिवर्तित करते हैं। तो उस धारा को परिवर्तित करने के लिए जिस अवयव का उपयोग करते हैं उसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो उस यंत्र का नाम होता है धारा नियंत्रक। मतलब बिना वोल्टेज में परिवर्तन किए धारा का मान, मतलब एम्पियर का मान कम या ज्यादा करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उसे कहते हैं धारा नियंत्रक। और इसे परिपथ में इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। एक जिगजैग लाइन बनी होती है और उसके ऊपर एक एरो का निशान बना होता है। ये निशान जो है धारा नियंत्रक का निशान या चिन्ह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक अर्थात कोई भी धातु या मिश्र धातु जिसमें विद्युत का चालन होता है, तो उसका जो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है कि किसका प्रतिरोध कम होगा या किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध पहला है कि चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है। मतलब बिजली का तार जितना ज्यादा लंबा होगा तो उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। एक सिंपल से एग्जांपल मोबाइल चार्जर का देखिए,
यदि मोबाइल चार्जर का तार बहुत ज़्यादा लंबा है तो आपका मोबाइल धीरे धीरे चार्ज होता है। उसका कारण ये है कि लंबे तार में प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें प्रवाह जो मोबाइल में जो धारा पहुंचती है वो कम हो जाती है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई L के समानुपाती होता है, अर्थात तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटते जाता है। चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का अर्थ हम ले सकते हैं चालक तार की मोटाई। पतले तार में प्रतिरोध जो है ज्यादा होगा और मोटे तार में प्रतिरोध कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। यदि तार की मोटाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान कम होगा, तार की मोटाई कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होते जाएगा। तो समीकरण 1 था R अनुक्रमानुपाती L और समीकरण 2 था R व्युत्क्रमानुपाती A या R अनुक्रमानुपाती 1/A। दोनों को एक साथ मिलाकर लिख दिया तो हो गया R अनुक्रमानुपाती L/A। और जब ये समानुपातिक चिन्ह हटेगा और इसके स्थान पर बराबर का स्थान आता है, बराबर का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर एक नियतांक का गुणा हो जाता है। तो R बराबर रो, इसको पढ़ते हैं रो इंटू L/A, जहाँ पर रो एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक तार की प्रतिरोधकता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक का प्रश्न है कि यदि समान पदार्थ के दो तारों में एक पतला और दूसरा मोटा हो तो किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, क्यों? अभी हमने पढ़ा था कि जो चालक तार का प्रतिरोध जो होता है तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात तार की मोटाई अगर ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा और तार की मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो देखिए, पतले और मोटे तार में जिस तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसमें विद्युत का चालन उतना ही कम होगा, ठीक है। तो मोटा तार है तो उसका प्रतिरोध कम है, तो सिंपल सी बात है कि उसमें विद्युत का चालन आसानी से होगा। तो देखिए, मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है क्योंकि R व्युत्क्रमानुपाती होता है A के, अर्थात R समानुपाती 1/A। जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान कम होते जाएगा, अर्थात तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा और प्रतिरोध कम होने के कारण मोटे तार में विद्युत का चालन आसानी से होगा। दूसरा प्रश्न भी आपकी पाठ्यपुस्तक का है कि मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दें, मतलब वोल्टेज अगर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। मतलब रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है निश्चित है और अगर हम वोल्टेज को आधा कर दें तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर क्या असर पड़ेगा। तो हमने ओम के नियम पढ़ा था कि V अनुक्रमानुपाती होता है I का। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ता है, वोल्टेज घटाते हैं तो धारा का मान भी, एम्पियर का मान भी कम होने लगता है। तो इसमें लिखा यदि विभवांतर को आधा कर दें, मतलब V का मान आधा कर दें तो I का मान भी आधा हो जाएगा क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R और R यहाँ पे निश्चित है, R का मान में कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे चूंकि V बराबर I इंटू R तथा R नियत है, इसलिए V का मान आधा करने पर I का मान भी आधा हो जाएगा। इसी तरह यदि V का मान 2 गुना कर दें तो R का मान 2 गुना हो जाएगा, V का मान 3 गुना कर दें तो I का मान भी 3 गुना हो जाएगा, अर्थात जो परिवर्तन V के मान में होगा वही परिवर्तन I के मान में भी होगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। मतलब जो प्रेस होती है घर में या टोस्टर होते हैं, टोस्ट बनाने वाले होते हैं, उसमें जो हीट करने वाले पदार्थ हैं वो शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता जो हमने रो पढ़ा था वो शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होती है और प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण जब वो गर्म होते हैं तो उनका ऑक्सीकरण जो होता नहीं होता और वो पिघलते नहीं हैं। यदि प्रतिरोधकता कम होगी तो गर्म होने पर उनका ऑक्सीकरण जल्दी हो जाएगा और वो पिघल जाएंगे। तो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की तुलना में अधिक होती है
और इसलिए वो उच्च ताप पर जो है शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, मतलब वो पिघलते नहीं हैं। इसलिए मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत टोस्टर या विद्युत इस्त्रियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बनता है। और टंगस्टन का क्यों बनता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 3300 केल्विन के लगभग सेल्सियस के लगभग होता है। और इतने उच्च ताप पर भी वो पिघलता नहीं है, और इतने उच्च ताप पर ना पिघलने के कारण ही उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। क्योंकि विद्युत में जितनी भी ऊर्जा दी जाती है उसमें से लगभग 99% ऊर्जा इस फिलामेंट को गर्म करने में खर्च होती है, और केवल 1% ऊर्जा जो है विद्युत बल्ब को प्रकाशित करने में खर्च होती है। इसलिए इसका फिलामेंट जो है टंगस्टन, जो कि बहुत ही उच्च ताप, जिसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, इसलिए इसका फिलामेंट टंगस्टन से बनाया जाता है। देखिए, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है वो है प्रतिरोधकों का संयोजन। किसी परिपथ में जो प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, उसका संयोजन किस तरह से किया जाता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधकों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन और दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन। अभी समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, देखिए प्रश्न है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है और प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो देखिए समांतर क्रम क्या होता है, देखिए चित्र में देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं। ये धातु का एक तार है ए बी, इसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 जुड़े हैं। अब देखिए तीनों प्रतिरोध के पहले और अंतिम सिरे जो हैं एक ही तार ए बी से जुड़े हुए हैं, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसमें सभी प्रतिरोध चाहे 3 जुड़े हों, चाहे 4 जुड़े हों, चाहे 2 जुड़े हों, सभी के पहले और अंतिम सिरे एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं। इस तरह के संयोजन को कहते हैं प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उन सबका एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए 3 प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, और तीनों का एक सिरा, पहला सिरा A से और दूसरा सिरा B से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब हम देखेंगे इसके सूत्र किस प्रकार निकाला जाता है। देखिए मान लिखेंगे, माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोधों को बिंदुओं A तथा B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये R1, R2, R3 को A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। यहाँ हमने इसी के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में एक एमीटर लगा दिया है। ये विद्युत सेल है, ये स्विच है, कुंजी है, और ये आई विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। अब देखिए, माना कि प्रतिरोध R1, R2, R3 में धाराओं के मान क्रमशः I1, I2 और I3 हो। मतलब R1 में प्रवाहित होने वाली धारा I1, R2 में प्रवाहित होने वाली धारा I2 और R3 में प्रवाहित होने वाली धारा I3 हो। तो ओम के नियम के अनुसार I1 बराबर हो जाएगा V/R1, क्योंकि वोल्टेज एक समान है, इसलिए यहाँ पर V1, V2, V3 नहीं लिखेंगे, केवल V लिखेंगे। I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3, जहाँ पर V बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर है। और अब हम तीनों समीकरण 1, 2 और 3 को यदि जोड़ दें तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 से I1 + I2 + I3 बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3। और मान लीजिए कि यदि कुल धारा का मान इन तीनों का योग जो हो I हो, तो I बराबर हो जाएगा I1 + I2 + I3। तो हम इसके स्थान पे लिख देंगे I बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3। तो हमने सूत्र पढ़ा था I बराबर होता है V/R। ओम के नियमानुसार I बराबर V/R। तो यहाँ पे I के स्थान पर हमने लिख दिया V/R।
तो अब हो गया V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सभी के अंश में V है तो V से V हम कैंसिल कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये है प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। यदि मान लीजिए परिपथ में केवल 2 प्रतिरोध जुड़े हैं तो केवल R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 3 जुड़े हुए हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 4 जुड़े हुए हैं तो इसमें एक और जुड़ेगा प्लस 1 अपॉन R4। तो इस प्रकार समान प्रतिरोधक यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उसका हम कुल प्रतिरोध इस सूत्र से की सहायता से निकालते हैं। अब देखिए अगला है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र लिखिए। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इस चित्र की सहायता से। जैसे एक तार है XY, इसके बीच में हमने 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 जोड़े हैं। तो देखिए R1 का पहला सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ। अब इसके दूसरे सिरे से R2 का पहला सिरा जुड़ा है और R2 के दूसरे सिरे से R3 का पहला सिरा जुड़ा है, मतलब एक के बाद एक एक जुड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर ये आपका विद्युत वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे जो टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो वो इस बार 2020-21 के सिलेबस से उसे हटा दिया गया है और इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप उसमें समझ लीजिएगा। थैंक यू।